नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दो बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करने जा रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास कुछ सामग्री है, कुछ नोट्स हैं जो इन मुश्किल लगने वाले विषयों को काफी आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सिद्धांतों और कर्तव्यों का जो असली मतलब है, जो सार है, उसे समझें। और ये भी कि ये हमारे देश के शासन और हम नागरिकों के लिए आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। हाँ, और ये विषय न सिर्फ उनके लिए जरूरी हैं जो यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां इनसे सवाल पूछे जाते ही हैं, बल्कि हर भारतीय नागरिक को इनके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारे संविधान की बुनियाद का हिस्सा है। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में बढ़ना है और नागरिकों से क्या उम्मीदें रखी जाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले शुरू करते हैं ये गहरी चर्चा। देखते हैं कि संविधान बनाते वक्त क्या सोच थी और आज हमारे लिए इनका क्या मतलब है। सबसे पहले ये डीपीएसपी, ये हैं क्या असल में, संविधान में कहाँ हैं ये? जी, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अच्छा, भाग 4 में? हाँ, आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये राज्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, एक तरह का नैतिक कंपस। दिशा निर्देश। जी, ये सिद्धांत बताते हैं कि जब भी सरकारें कानून या नीतियां बनाएंगी तो उन्हें लोगों की भलाई के लिए किन आदर्शों को, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। इसमें एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि ये न्यायोचित नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? अगर ये लागू ही नहीं करवाए जा सकते कोर्ट से, तो फिर इनकी अहमियत क्या रह जाती है? क्या ये बस अच्छी सलाहें हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। देखिए, न्यायोचित न होने का मतलब ये है कि अगर सरकार, मान लीजिए, इन सिद्धांतों पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाती है, तो कोई नागरिक अदालत जाकर सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि वो इन्हें लागू करे। जैसे कि मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के मामले में होता है, उनके उल्लंघन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, वो तो है। पर डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये महत्वहीन है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल है। अच्छा, मूलभूत। जी, ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है, एक पैमाना है जिसके आधार पर आप सरकार के काम को परख सकते हैं। ये वो ऊंचे लक्ष्य हैं जिनकी तरफ देश को लगातार बढ़ना है। समझ गई। तो ये एक तरह से सरकार के लिए एक विजन स्टेटमेंट जैसा हुआ, भविष्य के लिए एक दिशा। अच्छा, और ये विचार आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से भारतीय सोच है? इसका जो मूल विचार है वो मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से? अच्छा, हाँ। हालांकि इसमें और भी जगहों के प्रभाव देखे जा सकते हैं और हमारी अपनी जरूरतें भी शामिल थीं। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी कि इन्हें शामिल किया जाए या नहीं और किस रूप में। संविधान बनाने वालों का सपना एक ऐसे भारत का था जहां सिर्फ राजनीतिक आजादी ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी हो, हर किसी को मौके मिले, एक सम्मानजनक जीवन मिले। डीएसपीसी उसी बड़े सपने को पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं। स्रोत में इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटा गया है ना? पहली है समाजवादी सिद्धांत। इनका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? हाँ, समझने में आसानी हो इसलिए इन्हें आमतौर पर 3 श्रेणियों में देखा जाता है। पहली, समाजवादी सिद्धांत। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका जोर सामाजिक और आर्थिक न्याय पर है। लक्ष्य है कि समाज में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानता है उसे कम किया जाए। अच्छा। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों का कल्याण हो सके। फिर अनुच्छेद 39 है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सभी नागरिकों को रोजगार के पर्याप्त साधन मिले। देश के जो भौतिक संसाधन है उनका बंटवारा ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बच्चों का शोषण ना हो, उनका स्वस्थ विकास हो। इसी तरह अनुच्छेद 41 कहता है
कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी जैसी दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए एक जीवन निर्वाह लायक मजदूरी, एक बेहतर जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। तो आप देखें मूल भावना क्या है? आर्थिक बराबरी और सामाजिक सुरक्षा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी श्रेणी है गांधीवादी सिद्धांत। इनमें तो साफ तौर पे गांधी जी के विचारों की झलक मिलती होगी। एकदम। ये सिद्धांत महात्मा गांधी के जो सपने थे, उनकी जो विचारधारा थी, उन पर आधारित है। जैसे अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार देने की बात करता है कि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना है। हाँ, ग्राम स्वराज। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने की बात करता है। ये उनकी आत्मनिर्भरता की सोच से जुड़ा है। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर अनुसूचित जातियां एससी और जनजातियां एसटी, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने की बात करता है। नस्लों के सुधार और गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। ये गांधी जी की अहिंसा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी चिंता को दिखाता है। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये शायद आधुनिक लिबरल सोच पर आधारित हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिद्धांत उदारवाद, तर्कसंगतता और आधुनिक सोच पर आधारित हैं। इनमें कुछ बहुत ही चर्चित और अहम अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से? जैसे अनुच्छेद 44 ये राज्य से कहता है कि वो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। ओह, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर तो आजकल बहुत चर्चा होती है। जी हाँ, ये हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। फिर है अनुच्छेद 45 जिसे 2002 में 86वें संशोधन से बदल दिया गया। अब ये कहता है कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा के लिए इंतजाम करेगा। पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा थी, है ना? हाँ पहले थी, लेकिन 86 संशोधन ने उसे मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21A और यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल को शामिल किया है। अच्छा ठीक है। फिर अनुच्छेद 47 है जो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है और ये नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने को भी कहता है। स्वास्थ्य पर जोर। जी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम कर सके। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक आधुनिक, प्रगतिशील, न्यायपूर्ण और विश्व शांति का समर्थक राष्ट्र बनाने का खाका खींचते हैं। कई बार ये बात उठती है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच क्या रिश्ता है? क्या कभी इनमें टकराव होता है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी? ये एक क्लासिक बहस रही है संविधान के इतिहास में। शुरुआत में कुछ मामलों में ऐसा लगा कि शायद टकराव है, कि मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन समय के साथ, खासकर केशवानंद भारती मामले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थिति साफ कर दी है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, नागरिकों का कल्याण और एक बेहतर समाज का निर्माण। अच्छा, पूरक है। हाँ, आप ऐसे देखिए, मौलिक अधिकार ज्यादातर व्यक्ति की आजादी और राज्य पर क्या-क्या पाबंदियां हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस, उस पर जोर देते हैं। जबकि डीपीएसपी राज्य के सकारात्मक कर्तव्य, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस बताते हैं कि राज्य को क्या-क्या करना चाहिए एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। तो एक आपको अधिकार देता है, दूसरा राज्य को उन अधिकारों को सार्थक बनाने के लिए काम करने का निर्देश देता है। ये अच्छी तरह समझाया आपने। असल में कई डीपीएसपी को लागू करने के लिए ही या तो मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है या फिर नए कानून बनाए गए हैं।
जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून या समान पारिश्रमिक अधिनियम। अच्छा, और वो 1976 का 42nd संशोधन, वो काफी बड़ा था। उसने डीपीएसपी में क्या खास बदलाव किए थे? हाँ, 42nd संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने डीपीएसपी के दायरे को और बढ़ाया। इसमें 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। कौन से 3? कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानून व्यवस्था इस तरह काम करे कि सभी को समान रूप से न्याय मिले और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। लीगल एड। हाँ, दूसरा था अनुच्छेद 43A, जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश देता है, मतलब इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की तरफ एक कदम। और तीसरा था अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। पर्यावरण, ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो ये तीनों संशोधन दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ सामाजिक न्याय, मजदूरों के अधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडा में और महत्वपूर्ण होते गए। इतने सारे अनुच्छेद और उनके पीछे के विचार, इन्हें याद रखना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें एक एक्रोनिम का जिक्र था, SUGAR, लाइफ। क्या ये कुछ मदद करता है? हाँ, देखिए, इस तरह के जो स्मरक होते हैं, मेमोनिक्स जिन्हें कहते हैं, वो काफी मददगार हो सकते हैं, खासकर जब बहुत सारी जानकारी याद रखनी हो। शुगर लाइफ 40 से 51 तक जैसी ट्रिक शायद डीएसपी के अलग अलग पहलुओं जैसे सोशलिस्ट, समाजवादी, अपलिफ्टमेंट, उत्थान, खासकर अनुच्छेद 46, गांधीयन, गांधीवादी, एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास अनुच्छेद 40, लिबरल उदारवादी, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, फ्रीडम फॉरेन पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51, एजुकेशन शिक्षा अनुच्छेद 45, इनको जोड़ने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, ये तो वाकई एक मजेदार तरीका है इन्हें याद रखने का। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ याद रखने के तरीके हैं, संविधान का औपचारिक वर्गीकरण नहीं, पर हाँ, सहायक जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई राज्य की जिम्मेदारियों की बात, उसके लक्ष्यों की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हम नागरिक। और यहीं पर आते हैं मौलिक कर्तव्य, है ना? बिल्कुल। ये क्या है और संविधान में इनका जिक्र कहाँ है? बिल्कुल सही। अगर डीपीएसपीज राज्यों को रास्ता दिखाते हैं, तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हम नागरिकों को हमारे दायित्वों की याद दिलाते हैं। दायित्व। हाँ, ये संविधान के एक अलग भाग 4A या भाग 4 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A, 51 उसके तहत दिए गए हैं। ये वो बुनियादी कर्तव्य हैं जो हर भारतीय नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो देश और समाज के प्रति निभाएगा। ये अधिकार नहीं है, ये जिम्मेदारियां हैं। और एक खास बात ये कि ये सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। मौलिक अधिकार कुछ हद तक विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ये बात भी काफी दिलचस्प है कि ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। मतलब जब संविधान बना तब ये नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अच्छा, 42वें संशोधन से ही? उसी से जिससे डीपीएसपी में भी बदलाव हुए थे? जी हाँ, उसी संशोधन से। और इसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति? हाँ, उस समिति का ये मानना था कि हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों का तो जिक्र है, पर कर्तव्यों का नहीं। उनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलने चाहिए। सिर्फ अधिकारों की बात करना ठीक नहीं, नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होना चाहिए। ये बात तो सही लगती है। और ऐसा माना जाता है कि इसका विचार उस समय के सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित था, जहां नागरिकों के कर्तव्यों पर काफी जोर दिया जाता था। तो शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और फिर बाद में एक और जुड़ गया। सही कहा आपने। 1976 में जब इन्हें शामिल किया गया तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। हाँ, वही जिससे शिक्षा का अधिकार आया। बिल्कुल। उसी 86वें संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य 11वां कर्तव्य के जोड़ा। ये कहता है कि हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अच्छा,
तो अब कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जी बिल्कुल, 11। ये 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं? क्या हम इन्हें थोड़ा संक्षेप में समझ सकते हैं? काफी लंबी लिस्ट लगती है। हाँ, लिस्ट तो है पर महत्वपूर्ण है। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला हिस्सा है जो राष्ट्र, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़ा है। जैसे पहला ही कर्तव्य ए है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये तो बहुत बुनियादी है। हाँ, फिर बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। सी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। और डी देश की रक्षा करना और जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। ये तो हुए राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। जी, फिर दूसरा हिस्सा है जो हमारे सामाजिक व्यवहार और मूल्यों से जुड़ा है। अच्छा। जैसे ई भारत के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मनी और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। और इसी में आगे है ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। महिलाओं का सम्मान ये बहुत अहम है। बिल्कुल। फिर एफ है हमारी मिलीजुली संस्कृति, जो हमारी कॉम्पोजिट कल्चर है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे बनाए रखना। हमारी विविधता में एकता वाली संस्कृति। हाँ, वही। फिर तीसरा हिस्सा है जो पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ति और व्यक्तिगत विकास से जुड़ा है। इसमें क्या क्या है? इसमें जी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका सुधार करना, जिसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना। पर्यावरण की रक्षा ये डीपीएसपी में भी था, अनुच्छेद 48A, और यहाँ कर्तव्य भी है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ राज्य और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी बनती है। फिर एच है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान हासिल करने और सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक सोच आज के समय में तो इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। फिर आई है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हाँ, ये भी अक्सर देखने में आता है कि लोग भूल जाते हैं। जी। और जे है व्यक्तिगत और सामूहिक हर तरह की गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करना, ताकि हमारा राष्ट्र लगातार कोशिश और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। यानी खुद भी बेहतर बने और देश को भी आगे बढ़ाएं। हाँ, और आखिर में वो 11वां कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये है वो 11 कर्तव्य। हाँ, काफी व्यापक सूची है। इसमें राष्ट्रीय सम्मान से लेकर भाईचारा, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, व्यक्तिगत उत्कृष्टता और शिक्षा तक, मतलब सब कुछ शामिल करने की कोशिश की गई है। हाँ, कोशिश यही है कि नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की मांग न करें, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और निभाएं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो साथ साथ चलते हैं। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हमें अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आजादी का मौलिक अधिकार मिला है। हाँ, तो हमारा कर्तव्य जैसे ई या आई के तहत भी समझा जा सकता है, बनता है कि हम इस आजादी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। ऐसी बातें ना कहें जिससे नफरत फैले या हिंसा भड़के या किसी की बेइज्जती हो या देश की एकता को खतरा हो। कर्तव्य हमारे अधिकारों को एक तरह की नैतिक सीमा देते हैं, उन्हें दिशा देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, जैसे डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, कोर्ट से लागू नहीं करवाए जा सकते, क्या मौलिक कर्तव्यों के साथ भी ऐसा ही है? अगर कोई इनका पालन न करे तो क्या कोई सजा है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। डीपीएसपी की तरह ही मौलिक कर्तव्य भी सीधे तौर पर न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य यानी एनफोर्सेबल नहीं है। अच्छा, तो इनके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते? सीधे तौर पर नहीं। मतलब अगर कोई नागरिक मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखता, कर्तव्य एच, या भाईचारे की भावना को बढ़ावा नहीं देता, कर्तव्य ई, तो उसे सीधे सीधे इस आधार पर कोई कानूनी सजा नहीं दी जा सकती। फिर इनका क्या फायदा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से बेअसर है। संसद चाहे तो कानून बनाकर किसी कर्तव्य को प्रभावी बना सकती है।
या किसी कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित कर सकती है। अच्छा, कानून बनाकर। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करना कर्तव्य ए का उल्लंघन है और इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत सजा का प्रावधान है। हाँ, ये तो है। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा कर्तव्य जी से जुड़े कई कानून हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो सजा हो सकती है, भले ही वो सजा सीधे मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए ना हो, बल्कि उस विशिष्ट कानून के उल्लंघन के लिए हो। समझ गई? तो ये सीधे लागू नहीं होते, पर अप्रत्यक्ष रूप से कानून के जरिए इन्हें महत्व दिया जा सकता है। एक और शैक्षिक ज्यादा है, ये नागरिकों को लगातार याद दिलाते रहने के लिए है कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और इन कर्तव्यों को याद रखने के लिए भी हमारी सामग्री में एक ट्रिक थी, आइसक्रीम विश। क्या ये काम की है? हाँ, वो भी एक्रोनिम्स के जरिए इन 11 कर्तव्यों को याद रखने का एक तरीका हो सकता है, जैसे आई इंटेग्रिटी, आइडियल्स, कर्तव्य BC, C कॉन्स्टिट्यूशन A, E एजुकेशन K, C कल्चर F, R रिस्पेक्ट वुमेन E एनवायरनमेंट G, A आस्क टू सर्व आर्मी, डिफेंस D, M मेक हार्मनी ब्रदरहुड E। इस तरह से शायद जोड़ा गया हो। मजेदार है। हाँ, ये बस याद रखने में मदद करने के लिए है। जैसे पहले कहा, ये कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है। तो अब अगर हम इन दोनों को, DPSP और मौलिक कर्तव्यों को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। हाँ, क्या तस्वीर दिखती है? तस्वीर ये है कि DPSP राज्य को बताते हैं कि उसे कैसा समाज बनाना है, किस दिशा में काम करना है। एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला, सबका भला करने वाला समाज, ये राज्य के लिए लक्ष्य है, दिशा निर्देश है। और कर्तव्य? और दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों को बताते हैं कि इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में हमारी क्या भूमिका है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये नागरिकों के लिए कर्तव्य है। यानी ये संविधान ने एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की है। राज्य नागरिकों के अधिकारों और भलाई के लिए काम करे, हाँ, और नागरिक देश के प्रति अपने दायित्व को समझें और निभाएं। दोनों मिलकर ही देश को आगे ले जा सकते हैं। ये एक साझा जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल, ये एक साझा जिम्मेदारी है। राष्ट्र निर्माण सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की काफी विस्तार से हुई बातचीत भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों पर। हमने कोशिश की ये समझने की कि ये कहाँ से आए, संविधान में इनका क्या महत्व है, इनका असल मतलब क्या है, और ये भारतीय लोकतंत्र और हमारे शासन के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। हाँ, हमने देखा कि DPSP राज्य को एक विजन देते हैं, एक सामाजिक और आर्थिक रोड मैप देते हैं, और मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों में एक राष्ट्रीय चेतना, एक जिम्मेदारी की भावना जगाने का काम करते हैं। ये दोनों संविधान के वो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हमें कहाँ जाना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए राज्य और नागरिकों दोनों को क्या-क्या करना होगा। बिल्कुल, जैसा हमारी सामग्री में भी कहीं लिखा था कि DPSP सिखाते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये समाज को बेहतर बनाने का एक जीता जागता दस्तावेज है। सही। और कर्तव्यों के बारे में शायद ये कहा जा सकता है कि अधिकार हमें आज़ादी और ताकत देते हैं, लेकिन कर्तव्य हमें उस आज़ादी और ताकत का सही मतलब और सही इस्तेमाल सिखाते हैं। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। ये निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ये मुख्य रूप से लगभग 50 से 75 साल पहले के भारत के संदर्भ में सोचे और लिखे गए थे। आज का भारत बहुत बदल गया है, दुनिया बहुत बदल गई है। नई सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और खासकर पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे सामने हैं। ये तो है। तो सवाल ये है कि आज के इस बदलते दौर में इन सिद्धांतों और कर्तव्यों की प्रासंगिकता कितनी है? क्या इनका अर्थ या इनकी प्राथमिकता बदली है? खासकर कुछ मुद्दे जैसे अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, या अनुच्छेद 48A और कर्तव्य 51AG, पर्यावरण संरक्षण, या फिर कर्तव्य 51AH, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये आज कितने जरूरी हैं और इन्हें हासिल करने के रास्ते में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।